CAPF-AC के साइंस के प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं उसमें आज हम 2013 का पेपर देखेंगे। 2013 में टोटल आपके 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इनका हम ये सॉल्यूशंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड नेचर, क्योंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फॉर एग्जांपल हम 22 से चल रहे हैं, 21 20 इस ढंग से, लेकिन क्वेश्चन तो आपका 12 13 14 इस ऑर्डर में आया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे आप रिपीटेड नेचर। हाँ, आप यदि पहले वाले में देखोगे तो जो 2013 2012 तो उसमें कुछ थोड़े से अलग टाइप के फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन अलग रहते थे। आज के डेट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं, इनफैक्ट रिसेंटली देखोगे कि बायोलॉजी से आपके जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उससे कुछ ज्यादा, और कुछ जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल वगैरह भी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कंटेन्स मेनली। तो नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है वो एक गैसों का मिश्रण है। तो उसमें मेजोरिटी जो होता है ये मीथेन होता है, मीथेन मेजोरिटी पार्ट है, और प्लस अदर हाइड्रोकार्बन्स है। अब ये जो ब्यूटेन और आइसोब्यूटीन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये जो मेजर कंपोनेंट होता है एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये चूंकि मेथेन ओनली दिया हुआ है, मेजोरिटी पार्ट मेथेन होता है, लेकिन हाइयर हाइड्रोकार्बन भी होता है। उसके अलावे जो है कुछ और गैसेस जो है ट्रेसेस मात्रा में, कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हीलियम है, वो स्मॉल क्वांटिटी में इसमें पाए जाते हैं। तो ए इसका आंसर हो गया। मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन इन नॉर्मल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं, डायरेक्ट नहीं पाया जाता है। ओके, तो ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डायमंड इज ए polymorph of graphite, both contains carbon atoms, but they have extremely different properties because of the condition in which they are formed. Diamond is obtained after applying. दोनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन यदि ग्रेफाइट को देखा जाए तो ग्रेफाइट एक तरह से स्मूथ है, वो उसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन डायमंड जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, और ये इसका जो चमक होता है बहुत ज्यादा होता है। अब यदि बेसिक सोर्स देखा जाए तो दोनों कार्बन है, लेकिन डायमंड की कीमत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके जो कंडीशंस है बनने का, वो डिफरेंट कंडीशंस में वो बना है। तो उसके लिए जो वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, तो वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द 3 प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके एनपीके, एनपीके जो आप नाइट्रोजन ये फर्टिलाइजर देखते हो, तो नाइट्रोजन इसमें सबसे ज्यादा होता है एक तरह से, फिर फास्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को जो है प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके अलावे जो होता है 3 अदर जो होते हैं वो कम मात्रा में जो पाए जरूरत होती है, तो कैल्शियम बहुत बार, लेकिन कैल्शियम भी डिपेंडिंग ऑन वो सॉइल के टाइप के अनुसार कैल्शियम भी अच्छा खासा मात्रा में जैसे कभी यूज होता है। मैग्नीशियम और जो है सल्फर, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मेन एनपीके सबसे ज्यादा यूज होता है उसमें भी नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा, इनफैक्ट यूरिया जैसे देखो तो 46% इसमें नाइट्रोजन होता है, और अदर कंपोनेंट्स आपके होते हैं। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डायमंड रिंग, गॉड्स आई एंड बेलीज बीड्स आर द पार्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो ये सोलर इक्लिप्सेस, जो सन सूर्य ग्रहण जो लगता है, तो सूर्य ग्रहण के ड्यूरेशन में ये जो एक तरह से रिंग जैसा दिखाई देता है आपको, डिफरेंट टाइप्स के जो सोलर इक्लिप्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस के अनुसार जो ये फेनोमिनाज हैं उससे जुड़े हुए। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? एक्चुअली क्या है कि सन हमारे सोलर सिस्टम में इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन से तो मून को भी एनर्जी मिलता है और अर्थ को भी एनर्जी मिलता है। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जो मून है वो बीच में आ गया अर्थ, और सन के बीच में आ गया मून। तो इसका मतलब क्या है कि सन को जो है इसने मून ने ढक लिया, तो हमारे पास अर्थ पे जो सन लाइट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। लेकिन पूरा, क्योंकि मून जो है वो स्मॉलर है अर्थ के कंपैरिजन में, और सन के कंपैरिजन में भी बहुत छोटा है, तो सो मून है वो पूरी तरह से ढक नहीं सकता है। और यदि पूरी तरह से कभी लगता है तो एक स्लाइटली टाइम के लिए, लेकिन उस समय भी एक जो छल्ला आपका बनेगा, डायमंड रिंग जिसको आप ये कहते हैं, तो ये सोलर इक्लिप्स से संबंधित है। नेक्स्ट ये टूरिंग मशीन। तो एलन टूरिंग जो थे, एलन टूरिंग, ये इन्होंने एक मशीन बनाया था, उसको इनिग्मा कहते थे। तो वो इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड ये जो यानी कि ब्रिटिश पावर थे,
उनको जिताने में, उनको यानी ब्रिटिश, अमेरिका, ये सब जो एलाई थे, फ्रांस, इनको विक्ट्री दिलाने में इन्होंने, एलन ट्यूरिंग ने बहुत अहम भूमिका निभाया। तो ये एक क्या था, ट्यूरिंग मशीन की, ये थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग मशीन टू एक्ट एज एन आइडियल मॉडल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफरेंट चीजों के लिए। और फिर जो एलन ट्यूरिंग थे, इन्होंने एक्चुअली सुसाइड कर लिया था साइनाइड पॉइजनिंग के कारण से, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल थे। अब उस समय जो है होमोसेक्सुअलिटी जो है उस समय ब्रिटेन में और जो बहुत सारे कंट्रीज में वो एज ए क्राइम था। तो फिर इनको एज ए गिल्टी माना गया, फिर इन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन बाद में 2000 के बाद इनफैक्ट फिर इनको उस गिल्ट से मुक्त कर दिया गया। बस अब वो तो थे नहीं, उनके मरने के 50 साल बाद उनका ये, लेकिन एटलीस्ट की नाउ ही वो नॉट ए कन्विक्ट जो भी है। और इनके ऊपर जो एक मूवी बना था, इमिटेशन गेम, तो इमिटेशन गेम 2014 में आया था। ओके, सो बहुत सारी चीजों के लिए वो चर्चा में था, तो इस वजह से पूछा गया था, तो डी इसका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट बिकॉज द लीव्स। जो कह रहा है कि जो कमल हैं के पत्ते और जो जल कुमुदनी है, इनकी पत्तियां आसानी से जो नम नहीं होती है पानी में रहने के बाद भी इनकी, क्योंकि यदि कुछ ढंग से नम होता है तो बहुत बार जो है गल जाता है कुछ चीजें। तो ये क्यों होता है? हैव सरफेस अनइवन इन माइक्रो स्केल एंड वाटर कैन नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द डिप्रेस्ड एरिया ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। यस, ये भी यही आपका ऑयली सब्सटेंस नहीं, ग्रीजी सब्सटेंस, ये ऑयली और ग्रीजी मोर और लेस हैव सरफेस टू अ स्मूथ। तो एक्चुअली ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आर्सेनिक प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर कैन बी पार्शियली रिमूव्ड। तो आर्सेनिक जो है ये वाटर कंटामिनेशन हो जा रहा बहुत सारे एरिया में, आर्सेनिक जो कंटामिनेटेड वाटर है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनफैक्ट जैसे फ्लोरीन वाला एक आपका क्वेश्चन आएगा, फ्लोरीन वाला और पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है तो उतना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन बाद में ज्यादा मात्रा में जो भी होता है तो वो हानिकारक होता है। तो कहता है कि along with removal of iron by ये जो है पार्शियली रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो along with removal of iron by precipitation और coagulation method if iron is also present। तो यदि वाटर है में आयरन भी है तो ये इस मेथड से किया जा सकता है, तो ए इसका करेक्ट है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली आप लोगों में से एवरी पर्सन ने ट्रांसफार्मर को कभी ना कभी देखा है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? नॉर्मली या तो है कि कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज ऑफ हाई एसी वोल्टेज, और कन्वर्टिंग हाई एसी वोल्टेज टू लो। जैसे आप ट्रांसफार्मर से आपका कनेक्शन आता है, मान के चलो जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ वहां हाई वोल्टेज पे होता है, हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन करते हैं तो लॉस जो टीएनडी होता है वो कम होता है। तो लेकिन उसको आप डायरेक्ट उस लेवल पे यूज नहीं करोगे, उसके लिए इक्विपमेंट्स जो हैं वो उस ढंग से बने हुए होने चाहिए। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स है, मान के चलो 100 वाट, 10 वाट, 50 वाट, तो उसमें वोल्टेज भी होता है, सपोज 110 वोल्ट, इस टाइप के जो चीजें होती है, तो उसको दोनों में यूज किया जाता है। लेकिन ये कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू एसी, अल्टरनेट करंट, यानी कि डीसी से एसी, इसके लिए जो यूज होता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। तो इसके लिए इन्वर्टर, तो थ्री नहीं आपका होगा, तो थ्री जहां है हटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। और रेगुलेट द फ्लक्चुएशन, तो उसको स्टेबिलाईजर कहते हैं। स्टेबिलाईजर या वोल्टेज रेगुलेटर जो भी कह सकते हो। स्टेबिलाईजर, जैसे हम लोग गांव में जब छोटे थे तो उसमें क्या होता था ना, कि जो लाइट बहुत फ्लक्चुएट होता था, क्योंकि पहले ट्रांसफार्मर कम होता था, लोग उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लिए हुए होते थे। तो जो अब ट्रांसफार्मर दिया गया है कुछ लोगों के लिए, अब उसमें इलीगल तरीके से बहुत लोग जला रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता था, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता था। तो उसके लिए हम लोग स्टेबिलाईजर रखते थे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन। वो जो येलो वाला बल्ब, अब वो उसको यूज करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है लोगों को, क्योंकि अब हमारे पास एलईडी आ गया है। लेकिन अभी भी कुछ जगह जैसे देखोगे कि बहुत सारे शोरूम में या बहुत सारे जगह पे अभी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बल्ब यूज होते हैं। लेकिन पहले जो हम लोग प्योर 100 वाट वाला ये जो बल्ब येलो वाला होता था, तो उसको बहुत वोल्टेज देखोगे कि उसमें कम वोल्टेज मिला तो येलो टाइप का रहा, फिर जैसे फुल वोल्टेज उसको मिला तब प्रॉपर व्हाइट लाइट वो देता था। और कभी कभी वो विस्फोट भी एक तरह से उसमें बल्ब फ्यूज भी हो जाता था, कभी कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज आया तो फूट भी जाता था वो। तो उसमें क्या है, टंगस्टन चीप नो, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टंगस्टन इज हाई, वन ऑफ द हो सकता है, लेकिन हम आगे देखेंगे। लाइट इमिटिंग पावर ऑफ टंगस्टन इज हाई नो, ये इसके कारण से नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई, क्योंकि वो कंटिन्यूअस आप बल्ब को 10 आवर्स 20 आवर्स जलाए हुए रख रहे हो,
तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट यदि कम रहेगा तो वो पिघल जाएगा, तो फिर बल्ब खत्म हो जाएगा। तो डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 की इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज एन। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि ये जो एनालॉग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्या वो करता है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी वेरिएट होते रहता है ना, खास करके आप यदि अल्टरनेटिव करंट में देखा जाए तो ये ज्यादा आपका रेगुलर इंटरवल पे वेरिएशन होते रहता है। तो जो भी कोई भी आइदर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, मैकेनिकल फेनोमेना या हाइड्रोलिक फेनोमेना, ये इस टाइप के कोई भी होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो आपके चेंजेज होते रहते हैं। तो उसमें जो होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, चेंजेस, तो उसके लिए हम एनालॉग को यूज करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू। तो ये फेवरेट क्वेश्चन वन ऑफ द है कि ये डिफ्रैक्शन ऑफ सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण। तो जो वायुमंडल है उसमें डिफरेंट परत है, तो मान के चलो डिफरेंट परत है, तो एक से दूसरे परत में जाता है तो वो चेंज होगा आपका, ठीक है ना। तो उसके कारण अब डिफ्रैक्शन ये होता है, एज जो होता है उसके ऊपर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के कारण जो आपका स्काई ब्लू दिखाई देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका जो आपका इंद्रधनुष वगैरह जो है, ये सब कारण होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो जितने टर्म दिया हुआ है, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सबको ना आप प्रॉपर तरीका से करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक कंटिन्यूअस ये क्वेश्चन फिर आपका ये आया कि द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सॉफ्ट बबल्स इज ड्यू टू। तो ये किस कारण से होता है? तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश एक जगह जमा होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसके कारण ये बनता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है ना, कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी 24 घंटे में मूव कर रहा है। तो मान के चलो कोई एक ऐसे टेम्परेचर ये जगह पे सॉरी है, और सपोज पृथ्वी का कोई एक यहाँ पॉइंट है, तो पृथ्वी भी 24 घंटे में मूव कर रहा है, ये भी 24 घंटे में। तो हर समय पृथ्वी के तुलना में ये फिक्स दिखेगा। तो इसी वजह से इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। जियो स्टेशनरी का ये मतलब नहीं है कि वो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि पृथ्वी पर से हम देखते हैं, पृथ्वी के तुलना में हम देखते हैं, पृथ्वी से ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो वो आपका लगेगा कि एक ही जगह स्थिर है, क्योंकि हम भी उस लेवल से मूव कर रहे हैं। तो इसका 24 आवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता। तो आप ये जानते हो कि जो इंसुलेटर है यानी कि विद्युत रोधी है, उसका सबसे कम या इनफैक्ट कह सकते हो उसके नेग्लिजिबल होते हैं। तो उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर और फिर कंडक्टर। तो सबसे पहले इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर और फिर मेटल्स। तो मेटल्स के सबसे ज्यादा होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोडम। तो मोडम का मतलब मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। मोडम को दो पार्ट में ये कह सकते हो कि मोडम यम से एमओ या से मोडम, और डी डीईएम तो डीमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर। यानी कि मोडम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बन। तो देखो ग्रेफीन जो है फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफीन एक्चुअली ग्रेफाइट से बना हुआ है, ग्रेफाइट के टर्म से। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है इस ढंग से, जो हेक्सागोनल, हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में देखा हुआ। तो ये इस ढंग से आपका जो भी स्ट्रक्चर ऐसे करके पूरा ये बना हुआ रहता है। तो ये लेकिन क्या होता है, ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो ये ग्रेफीन है, तो ग्रेफीन का बहुत ज्यादा यूज था। तो ग्रेफाइट तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट कार्बन का है, और ग्रेफाइट तो ये डायरेक्ट हो ही गया। तो ये फ्लोरीन जो होता है C60 होता है, तो ये भी कार्बन का ही है, C60 ऑब्वियसली है। तो क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन का है, तो क्वार्ट्ज नहीं है कार्बन का। तो ये आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि प्लांट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये देखो फोटोसिंथेसिस वो कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, वो अपना फूड जो है खुद बना रहे हैं। तो यानी स्वपोषित हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी अपना जो है स्व से, दूसरे से नहीं ले रहे हैं। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टीवी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। पहले देखते थे कि बहुत ज्यादा सही से क्लियरिटी नहीं आता था, तो पहले सीआरटी था, सीआरटी के बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद आज के डेट में एलईडी आया।
तो एलईडी लाइट में भी इसका वही एलईडी उस लाइट का ही यूज करके उसमें जो लाइट इमिटिंग डायोड कह सकते हो, तो डायोड को यूज करके उसमें हम बनाते हैं। तो इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 और नेक्स्ट जो थ्री क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट 1 2 हैं, और उसमें ए इसका मतलब है कि स्टेटमेंट दोनों सही है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी में जो है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, और स्टेटमेंट जो सी ऑप्शन है वो स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, और डी में जो है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो when a piece of brick laying on grass for a number of days is removed, the covered part of the grass appears pale. Yes. कोई जो कई दिन तक घास पर पड़ा हुआ ईटा का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। पीला होता है क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें जो क्लोरोफिल ये रिएक्शन करके, तो वो जो फूड वहां नहीं बना पा रहा, वो प्रॉपर तरीका से प्रकाश संश्लेषण में कुछ चीजों से तो मिनरल्स और ये चीज मिल जा रही है, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो कह रहा है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल विच गिव्स ग्रीन पिगमेंट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको सनलाइट तो मिल नहीं रहा, दबा हुआ है। तो दोनों सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द मिरर यूज इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक, तो जो सर्च लाइट में यूज होता प्रयुक्त होने वाले दर्पण जो है पैराबोलिक है, तो ये सही है। तो ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एट द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर आर रिफ्लेक्टेड एज एन इंटेंस पैरेलल बीम। यस, तो जितना एरिया रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट जितना अच्छा होगा, तो उतना ज्यादा हम अच्छी तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, और ऑब्वियसली स्टेटमेंट दोनों सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका ए हो जाएगा। नाउ इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 21 नंबर में कहता है कि जो ओजोन है, ओजोन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअल में क्या है कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है और O3 के, तो O3 को ओजोन बोलते हैं। तो प्रकृति में क्या है कि ओजोन जो है वो नेचुरल फॉर्म होता है, वो डिस्ट्रक्शन भी होता है, फॉर्म भी होता है, तो नॉर्मल केसेस तो बैलेंस रहेगा। लेकिन जब आप ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो अधिक मात्रा में तो डिप्लेट करेगा, उतनी मात्रा में नहीं बन रहा है, तो इसके कारण प्रॉब्लम होगा। और ओजोन जानते हो कि जो बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं और उनको रोकता है, तो जब रोकता है तो हमें अल्ट्रावायलेट जो है बहुत हानिकारक होता है, कैंसरस टाइप होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखो कह रहा है कि ओजोन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द अपर एटमॉस्फेयर, सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, ओजोन डिप्लेशन हैज बीन कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ये भी सही। लेकिन ये क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये अलग फेनोमेना है, ये अलग फेनोमेना है। तो दोनों फेनोमेना अलग है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है, तो इसका बी हो जाएगा। तो ये आपका, इस प्रकार से हमने 21 क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो आपका 2012 का करेंगे, तो फिर साइंस का फिनिश आपका, क्योंकि हम 2012 का करेंगे तो 11 ईयर्स का कर रहे हैं, 22 से 2012 तक कर रहे हैं, तो 11 ईयर्स का हो जा रहा है। फिर उसके बाद जब ये साइंस वाला खत्म हो जाएगा तो 4 सब्जेक्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है फिर ज्योग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के बाद कुछ हम जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, फिर मैथ्स, जो भी हम कुल मिला करके जितना हो सकता है उस चीजों को करेंगे। ओके, थैंक यू।